Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your teacher from the Reader School, Hafizabad. Today we are going to start our third lecture of year number 6, and today our topic of discussion is the factors affecting the rate of enzyme action. यानी आज के लेक्चर में हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके होने या ना होने की वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो असरअंदाज हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Factors affecting the rate of enzyme action. Enzymes are very sensitive to the environment in which they work. Any factor that can change the chemistry or shape of enzyme molecule can affect its activity. Some of the factors that can affect the rate of enzyme action are being discussed next. एंजाइम्स जो हैं वो अपने माहौल के लिहाज से बहुत सेंसिटिव होते हैं। एक मखसूस किस्म के इन्वायरमेंट में एंजाइम्स काम कर सकते हैं, हर तरह के इन्वायरमेंट में वो एक्टिव नहीं होते। और जिस तरह के इन्वायरमेंट में एंजाइम्स काम कर सकते हैं उस इन्वायरमेंट में किसी भी फैक्टर में अगर थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो उसकी वजह से एंजाइम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ख़राब हो सकता है, उसकी शेप चेंज हो सकती है, उसकी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो आज के लेक्चर में हम इसी तरह के कुछ फैक्टर्स स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत। इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड्स अप द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस बट ओनली टू अ पॉइंट। Every enzyme works at its maximum rate at a specific temperature called as the optimum temperature for that enzyme. कह रहे हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसको एंजाइम कैटालाइज कर रहा है, अगर हम उस रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस एक खास लिमिट तक चलता है क्योंकि हर एंजाइम जो है वो एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे काम कर सकता है। उस मैक्सिमम टेम्परेचर से अगर लिमिट एक्सीड कर दी जाए टेम्परेचर की तो उस टेम्परेचर पे एंजाइम काम नहीं कर सकता। अब वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम प्रॉपर वर्क कर सकता है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर कहलाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। When temperature rises to a certain limit, heat adds in the activation energy and also provides kinetic energy for the reaction. So reactions are accelerated. But when temperature is raised well above the optimum temperature, heat energy increases the vibrations of atoms of enzyme and the globular structure of enzyme is lost. This is known as the denaturation of enzyme. It results in a rapid decrease in rate of enzyme action and it may be blocked completely. कह रहे हैं कि जब एक खास लिमिट तक टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो उसकी वजह से उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी में हीट ऐड हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी के हीटअप होने की वजह से रिएक्शन को काइनेटिक एनर्जी मिलती है। काइनेटिक एनर्जी को हम एनर्जी ऑफ मोशन भी कहते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम मुसलसल उस रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज किए जा रहे हैं तो एक खास लिमिट आएगी जब तक उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। उस लिमिट के बाद रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होने की बजाय क्या हो जाएगा कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वो कैसे डिस्टर्ब होगा? क्योंकि हीट एनर्जी ज़्यादा होती जा रही है। हीट एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से एंजाइम के जो एटम्स हैं उनमें वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा वाइब्रेशन से एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो लॉस हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, बिल्कुल डैमेज हो जाता है। और इस पॉइंट को, इस कंडीशन को हम कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। और एंजाइम की डीनेचरेशन के नतीजे में एंजाइम का जो एक्शन है वो बहुत तेज़ी से डिक्रीज हो जाता है या फिर मुकम्मल तौर पर एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो ब्लॉक हो जाती है। The optimum temperature for the maximum working speed of human enzymes is 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमंस की बॉडी में जो एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं उनको जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के एंजाइम्स जो हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, उनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है या कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो भी काम नहीं कर पाती। तो हमें फीवर हो जाता है या कोई और वीकनेस वगैरह जो है वो फील हो सकती है क्योंकि एंजाइम्स हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैरी आउट कर रहे हैं। और जब एंजाइम्स ही ठीक से काम नहीं करेंगे तो इट मीन्स कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन करने के काबिल नहीं रहेगी। इस ग्राफ से उन्होंने आपको शो किया है कि किस तरह से टेम्परेचर जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी पे असरअंदाज होता है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास है रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन और वाई एक्सिस पे हमारे पास है टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन ऑप्टिमम टेम्परेचर तक पहुंचा है वहां पे जाकर कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो जाएगा और फिर फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज होने लग गई है। फर्दर ये कि एंजाइम की डीनेचरेशन हो रही है। एंजाइम की डीनेचरेशन की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होने के साथ साथ ये भी हो सकता है कि बिल्कुल एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो ब्लॉक हो जाए।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है जो एंजाइम की एक्टिव साइट पे आकर अटैच होता है और उस मॉलिक्यूल को एंजाइम कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में और बाद में खुद से सेपरेट कर देता है। अब देखते हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या असरअंदाज होता है अगर इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए तो। If enzyme molecules are available in a reaction, increase in substrate concentration increases the rate of reaction. If enzyme concentration is kept constant and amount of substrate is increased, a point is reached where any further increase in substrate does not increase the rate of reaction anymore. When the active sites of all enzymes are occupied at high substrate concentration, any more substrate molecules do not find free active sites. This state is called saturation of active sites and reaction rate does not increase. यहाँ पे कह रहे हैं कि सपोज करते हैं कि कोई रिएक्शन चल रहा है जिसको एंजाइम कैटालाइज कर रहा है। अब उस रिएक्शन में हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स हैं और उतने ही सारे हमारे पास सबस्ट्रेट्स हैं। अब क्या हो रहा है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आके एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और एंजाइम से डिटैच हो रहे हैं। अब अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, यानी एंजाइम उतने ही हैं, सबस्ट्रेट ज़्यादा कर दिए हैं, तो क्या होगा कि जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगे फौरी फौरी से एंजाइम उनको खुद से अटैच करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके सेपरेट कर देंगे। लेकिन ये प्रोसेस चलेगा एक खास लिमिट तक, एक खास पॉइंट तक ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आपके पास एंजाइम उतने ही हैं, आपने एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज नहीं किया, वो कांस्टेंट है और सबस्ट्रेट इंक्रीज होते जा रहे हैं आपके पास। एंजाइम अगर आपके पास 10 हैं तो आपके पास 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। अब एंजाइम 10 हैं तो वो एट अ टाइम एक ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को खुद के साथ अटैच करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो बाकी जो सबस्ट्रेट्स हैं उनको कोई भी फ्री एक्टिव साइट नहीं मिलेगी अटैच होने के लिए। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स की। जितनी भी एक्टिव साइट मौजूद थी वो फिल हो चुकी हैं, फर्दर जो फ्री सबस्ट्रेट्स हैं उनके लिए कोई एक्टिव साइट मौजूद नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मजीद इंक्रीज नहीं होगा, चाहे हम जितने मर्जी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर लें। साथ में आप ग्राफ देखिए फिगर 6.3, इसमें उन्होंने बताया है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का एंजाइम एक्टिविटी पे क्या असर होता है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास है रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन और वाई एक्सिस पे है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। अब एक पॉइंट पर जाकर जहाँ पे ऑल एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो जाती हैं सबस्ट्रेट से, तो उस पॉइंट के बाद क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ना वो इंक्रीज होगा ना वो डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर हो चुकी है सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स के जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे सबस्ट्रेट्स को अटैच करके रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं। फर्दर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से एंजाइम की एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पीएच। आर एंजाइम्स वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ नैरो रेंज ऑफ पीएच कॉल्ड एज द ऑप्टिमम पीएच। जितने भी एंजाइम्स हैं वो एक मखसूस पीएच पे वर्क करते हैं और उसको हम कहते हैं एंजाइम्स की ऑप्टिमम पीएच। A slight change in this pH causes retardation in enzyme activity or block it completely. Every enzyme has its specific optimum pH value. For example, pepsin working in stomach is active in acidic medium low pH, while trypsin working in small intestine shows its activity in alkaline medium high pH. Change in pH can affect the ionization of the amino acids at the active site. अगर एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो उसकी वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, या पूरी तौर पर एंजाइम का जो फंक्शन है वो रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है। हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू है। जैसे उन्होंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है कि हमारे स्टमक में एक एंजाइम वर्क करता है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो है वो एक्टिव होता है लो पीएच पे, और लो पीएच को हम कहते हैं एसिडिक मीडियम। यहाँ पे अब लो और हाई पीएच का आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट होता है 7 से अगर कम पीएच हो तो उसको हम कहते हैं कि ये मीडियम हो चुका है एसिडिक, और अगर 7 से ज़्यादा पीएच हो तो वो सॉल्यूशन वो मीडियम हो जाता है अल्कलाइन। तो कह रहे हैं कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो लो पीएच यानी एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। अगर स्टमक की पीएच 7 से ज़्यादा हो जाए यानी हाई हो जाए तो पेप्सिन एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, वो काम नहीं करता। इसी तरह से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, वो कब वर्क करता है, वो अल्कलाइन मीडियम में यानी हाई पीएच पे वर्क करता है। और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच में डिस्टर्बेंस आ जाए तो ये एंजाइम भी वर्क नहीं कर पाता।
पीएच में चेंज आने की वजह से एक्टिव साइट पे मौजूद जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी आयनाइजेशन इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्ली अटैच ना होने की वजह से एंजाइम रिएक्शन को कैरी आउट नहीं कर पाता। तो हम कहते हैं कि उसकी एक्टिविटी जो है वो रिटार्ड हो गई है या ब्लॉक हो गई है। इस ग्राफ में हमें नजर आ रहा है इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी। पिछले ग्राफ्स की तरह एक्स एक्सिस पे हमारे पास रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है और वाई एक्सिस पे है हमारे पास पीएच। अब जैसे जैसे पीएच इंक्रीज हो रही है रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता जा रहा है। ऑप्टिमम पीएच पे पहुंचने के बाद फर्दर अगर हम पीएच को इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होने लग जाएगा बहुत स्पीड के साथ, और एक पॉइंट पे आके ये भी हो सकता है कि बिल्कुल एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाए। That was all about today's lecture. Students, you'll have to learn the factors affecting the rate of enzyme action complete along with their graphs. आपने इन ग्राफ्स की प्रैक्टिस लाजमी कर लेनी है और इनको याद भी करना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।